अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिजाद अवान। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ एडवांस मटेरियल, या हम मेथड देखेंगे यहाँ पे कि सॉलिड्स जो होते हैं मॉडर्न, उनको किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट की सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, रिएक्शंस चाहिए। अगर रिएक्शंस की बात करें तो जो रिएक्शन होते हैं पार्टिकल्स के टकराने से होते हैं। आपने कोलिजन थ्योरी पढ़ी हुई है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। वो क्या कहती है कि अगर दो पार्टिकल इफेक्टिव कोलिजन से टकराते हैं तब रिएक्शन होता है, अगर इफेक्टिव कोलिजन ना हो तो रिएक्शन नहीं होता। इफेक्टिव कोलिजन के लिए वो कहता था एनर्जी चाहिए और क्या होती है वहां पे हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए होती है। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर सकते। जब वो मूव नहीं कर सकते तो फिर वो रिएक्शन कैसे करेंगे। तो उसके लिए उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या नाम देते होते हैं उनको, सॉलिड स्टेट रिएक्शंस देते होते हैं उनको नाम, जिसमें पार्टिकल डायरेक्ट मूवमेंट के जरिए एक दूसरे से नहीं टकराते, बल्कि क्या होता है वाइब्रेशंस के जरिए वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकरा के रिएक्शंस करते हैं। तो इसमें उनकी वाइब्रेशंस को इस लेवल तक लेकर जाना होता है कि वो वाइब्रेशन की वजह से उसमें इतनी एनर्जी आ जाए कि इफेक्टिव कोलिजन करके वो मॉलिक्यूल जो आगे है वो रिएक्ट कर सके सॉलिड। तो इसलिए यहाँ पे मैंने शुरू में इसका इंट्रोडक्शन लिखा कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होते सॉलिड्स में। जो आज तक हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े हुए आपने पहले, वो सब के सब क्या होते थे, लिक्विड या गैसियस स्टेट के रिएक्शन होते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि सॉलिड क्योंकि मूव नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होगा। देयरफॉर सॉलिड के रिएक्शन के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी, और वो कौन सी चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। इतना हाई टेम्परेचर चाहिए होगा कि वो जो सॉलिड स्टेट है वो उसमें वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि या तो वो पिघल के लिक्विड बने और रिएक्शन कर दे, या फिर वाइब्रेशन की वजह से क्या हो, वो रिएक्शन शो कर दे। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहली चीज जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन या सॉलिड स्टेट सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए होती है वो क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। दूसरी चीज हाई प्रेशर चाहिए होता है। हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशंस हो रही हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स या जो सॉलिड के मोटिव्स हैं, स्ट्रक्चरल मोटिव्स, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। अगर दूर दूर होंगे तो वो टकराएंगे नहीं, एक दूसरे के साथ अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे होंगे। तो इसलिए ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है ताकि वो करीब करीब आ जाए। वाइब्रेशन, थोड़ी सी वाइब्रेशन से भी क्या हो, उनका रिएक्शन करवाने के लिए क्या करते हैं, हाई प्रेशर देते हैं कि उससे क्या होगा, रिएक्शन में हेल्प मिलेगी। तो ये दो कंडीशंस चाहिए हमें, एक हाई टेम्परेचर चाहिए और एक हाई प्रेशर चाहिए। तो ये दो मेथड हम पढ़ते हैं सिंथेसिस के अंदर। हाई टेम्परेचर मेथड्स कौन कौन से होते हैं और हाई प्रेशर मेथड कौन कौन से होते हैं। हाई टेम्परेचर मेथड की बात करते हैं सबसे पहले। हाई टेम्परेचर मेथड में डायरेक्ट हीटिंग ऑफ सॉलिड होता है कि जस्ट दो सॉलिड्स को क्रश किया और फिर फौरन से क्या कर दिया, उसको हीट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऐसा अगर हीट करना है तो फिर क्या होगा, इतना हाई टेम्परेचर चाहिए कि या तो वो पिघल के रिएक्शन होने लग जाए, या फिर वो जो आपको कहा था कैसे वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि वो रिएक्शन शो कर दें। दूसरा होता है हीटिंग आफ्टर प्रोसेसिंग। सॉलिड्स को मिक्स करना काफी मुश्किल होता है। सॉलिड्स को मिक्स करने की सबसे आसान एग्जांपल कुछ इस तरह मैं आपको देता हूं कि अगर आपने वो सालन के अंदर नमक कम हो तो उसको पूरा कर सकते हैं, बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। कैसे आसानी से पूरा कर सकते हैं, जस्ट उसके अंदर नमक थोड़ा सा ऐड करें और उसको हिला दें, क्योंकि वो सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड्स को मिक्स करना बड़ा आसान काम होता है, सॉलिड्स को मिक्स करना मुश्किल काम होता है। सॉलिड्स को मिक्स करना कैसे होता है, मिसाल के तौर पे हमने चावल बनाए हुए थे, वो सॉलिड थे, उसमें लिक्विड कोई नहीं है। अगर उसमें नमक कम हो गया तो उसमें नमक डालना मुश्किल काम है पड़ा, कि अगर हम ऊपर से नमक ऐड भी करेंगे तो बीच में डिसॉल्व नहीं होगा, उसमें क्या होंगे, टुकड़े मुंह में आ रहे होंगे, क्रंच की तरह आ रहे होंगे, तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं बन रहा होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको हल तो हो जाएगा, हम किसी न किसी तरीके से उसमें क्या करेंगे, उसको दम दे सकते हैं चावलों को उसके ऊपर नमक डाल के, या किसी और तरीके से उसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान काम नहीं होगा जितना कि लिक्विड चीजों में नमक को हल करना होता है। तो यही चीज है बड़ी, सॉलिड्स को एक दूसरे के अंदर मिक्स करके रिएक्शन करवाना होता है। तो इसीलिए डायरेक्ट हीटिंग क्या करती है, कभी कभी कुछ ड्रॉबैक्स देती है कि उसमें होमोजेनस मिक्सचर नहीं बन सकता होता। होमोजेनाइज करने के लिए क्या करते हैं, पहले उनको प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद उनको हीट करते हैं। तो इसलिए दो मेथड होंगे, एक डायरेक्ट हीटिंग होगा कि ऐसा पकड़ के उनको हीट कर दिया और रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर होमोजेनाइज करना हो तो फिर क्या करेंगे, हीटिंग आफ्टर प्रोसेसिंग किया करेंगे। उसमें क्या होगा, ग्राइंड करेंगे सबसे पहले, बिल्कुल ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लेंगे, क्योंकि पाउडर को मिक्स करना थोड़ा आसान काम होता है।
फिर उसके बाद क्या होगा, डिसॉल्व कर लेंगे उसको। इससे भी क्या हो सकता है, आसान हो सकता है कि जब सोल्यूशन बन जाएगा तो फिर सारा कुछ मिक्स हो गया एक साथ, तो सोल्यूशन बना के फिर उसको सुखा लेंगे। नेक्स्ट है अपना हाई टेम्परेचर मेथड के अंदर पहला है सिरेमिक मेथड। सिरेमिक मेथड क्या होता है, ये जस्ट सिंपल मेथड है कि जिसमें सॉलिड को हीट करते हैं और इतना हीट करते जाते हैं कि आखिर में क्या हो, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे। तो ये क्या है, ग्राइंडिंग अप करना होता है। सबसे पहले ग्राइंड किस लिए करना है कि उसकी वजह सिर्फ क्या है पड़ी कि इस तरह से मिक्स हो जाए। चाहे वो डायरेक्ट हीटिंग भी है, उसके लिए भी थोड़ा सा ग्राइंड करने की जरूरत होती है कि वो सॉलिड का जो ब्लॉक है वो रिएक्शन नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा। क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए तो इसलिए नॉन वोलेटाइल होने चाहिए, क्योंकि गर्म टेम्परेचर करने से वो उड़ ना जाए कहीं रिएक्शन में से। हीट करेंगे इतना हीट करेंगे कि वो क्या होगा, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है मिक्स मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए, सल्फाइड, इस तरह की चीजें बनाने के लिए। ये तो हो गई केमिस्ट्री वाली बातें। इसकी अगर सबसे आसान मिसाल मैं आपको दूं सिरेमिक मेथड की, तो वो क्या होती है, वो जो ईंटें पकाते होते हैं, ईंटें जो होती हैं जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें क्या करते होते हैं हम, सबसे पहले वो जो मट्टी होती है उसका पेस्ट बना के और फिर उसको क्या करते हैं, पका लेते हैं। मट्टी कितनी नरम होती है और वो जो ईंटें होती हैं बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं। तो इस तरह की मेथड को क्या बोलते होते हैं, सिरेमिक मेथड बोलते होते हैं, कि जिसमें सॉलिड को हीट करके एक नई चीज बना दें। वो जब ईंटें पक जाती हैं तो उसके बाद बिल्कुल नई चीज बन जाती है, एक नई प्रॉपर्टी होती है कि वो मट्टी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, जबकि वो जो ईंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर विद वो जो मट्टी है अपनी। तो ये जो हो गई केमिस्ट्री वाले नाम हो गए, मेटल ऑक्साइड या सल्फाइड्स। लेकिन अगर रियल लाइफ में एग्जांपल दी जाए तो ये जो ईंटें हैं, ये जो स्टाइल टाइल्स होती हैं जो उसमें लगती हैं वॉशरूम में या जो फर्श पे लगी हुई होती हैं, वो जो टाइल्स होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, वो भी सिरेमिक की बनी होती हैं, वो जो मटेरियल होता है। और बनाने का तरीका क्या होता है, मिक्स करके ग्राइंड करके उनको इतना हार्ड करें, इतना हार्ड हीट करें कि वो क्या हो, रिएक्शन कर जाए। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर भी इसी से बना था, सिरेमिक मेथड से। कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसी चीजें जो क्या हो, करंट के अंदर, फ्लो के अंदर कोई रेजिस्टेंस शो ना करें, उनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये भी किससे बना था, हमारे पास सिरेमिक मेथड से ही बनाया गया था। एक एग्जांपल देखते हैं सिरेमिक मेथड की, सिंथेसिस ऑफ जिरकोन। जिरकोन की सिंथेसिस कहां पे होती है, वही जो ये चाइना टाइल्स होती हैं जो जो लगाते हैं दीवारों के ऊपर या फर्श के ऊपर, उनके ऊपर पॉलिश लगानी होती है। वो जो पॉलिश होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, कि उसके ऊपर एसिड गिर जाए या कोई अल्कली गिर जाए उसको कोई असर नहीं होता, वो टाइल्स खराब नहीं होती। कि अगर आम फर्श के ऊपर एसिड्स वगैरह गिर जाए तो फर्श खराब हो जाता है। लेकिन हमें एक इनर्ट सरफेस चाहिए होती है, हाई रेजिस्टेंट सरफेस चाहिए होती है और शाइनी भी चाहिए होती है, जिसमें क्या हो, ये प्रॉपर्टी हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल का नाम है जिरकोन। वो क्या होता है, सिलिकॉन कंपाउंड होता है, किसका, जिरकोनिया का। तो इसकी सिंथेसिस का कैसे तरीका होता है, सबसे पहले काम करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं हम जिरकोनियम का ऑक्साइड है पड़ा, उसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सिलिका के साथ, सैंड के साथ। 1300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देते हैं और वो क्या होते हैं, दोनों चीजें रिएक्ट कर जाती हैं, फ्यूज कर जाती हैं। रेत के बारीक बारीक टुकड़े होते हैं, इसको भी बारीक पाउडर में कन्वर्ट करके दोनों को हीट किया और रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन इसको कैसे लिखेंगे, जिरकोनिया के साथ, ये CrO2 इसका फॉर्मूला होता है, सैंड का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। रिएक्ट हो गई, हमारे पास क्या बन जाएगा, जिरकोन बन जाएगा। प्रोसीजर देखते हैं यहाँ पे, प्रोसीजर में क्या होगा, दोनों जो ऑक्साइड्स हैं, बड़े बाइनरी ऑक्साइड्स, इनको किसके अमाउंट मिलेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट मिलेंगे। कि डायरेक्शन हमें बता रहे हैं दोनों के एक एक मोल या इक्वी मोल लेंगे, इसके यहाँ पे भी एक मोल, यहाँ पे भी एक मोल। अगर इसके 2 मोल होंगे तो इसके भी 2 मोल यूज करेंगे। सेकंड क्या है हमने करना, ग्राइंड करेंगे दोनों कंपाउंड्स को ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और थर्ड काम क्या करना है, हमने हीट करेंगे इन द फर्नेस अंटिल वो क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ फ्यूज होके जुड़ जाए। फ्यूज का मतलब पिघल जाए, तो पिघल होके उसके बाद क्या रिएक्शन हो और फिर उसके बाद एक नई चीज में कन्वर्ट हो। प्रॉब्लम कहां पे आते हैं इस मेथड के अंदर, प्रॉब्लम उस मेथड की जो होते हैं, वो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमें नजर आ रहा है वो क्या है, हाई टेम्परेचर मेथड था। तो ये हाई टेम्परेचर खतरनाक चीज है दोनों तरह से। वो भट्टी को नुकसान पहुंचा सकती है कि अगर हम इतना हाई टेम्परेचर करते जा रहे हैं तो जिस जगह पे उसको जला रहे हैं उस हाई टेम्परेचर के लिए, वो जो भट्टी है वही ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, तो खतरा होता है इसकी वजह से। दूसरा प्रॉब्लम,
हाई टेम्परेचर के लिए क्योंकि हमें फ्यूल चाहिए होता है, तो फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा इतना ज्यादा फ्यूल पे करना। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास जो बनाने हैं, वो कभी कभी ये भी हो सकता है कि डिस्टेबलाइज हो जाए इतनी हाई टेम्परेचर की वजह से कि वो रिएक्शन तो हो जाए, लेकिन जो रिएक्शन के बाद चीज बने वो फौरन ठंडी करनी होती है, और वो ठंडी करने अगर ना करें तो वो क्या हो, डिकम्पोज हो सकती है। ये भी प्रॉब्लम आता है कई बार। दूसरा प्रॉब्लम एक आता है यहाँ पे इंटरफेस रिएक्शन का। इंटरफेस रिएक्शन क्या होता है? इंटरफेस रिएक्शन जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, रिएक्शन जो होता है वो कहां पे होता है, इंटरफेस के ऊपर होता है। इंटरफेस क्या होती है, यहाँ पे मैंने दो चीजों को इलिस्ट्रेट किया है। दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, वो जो एक मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये जो ब्लैक कलर का रिएक्टेंट है बड़ा, इसकी अंदर जो जितना भी ये सारा बल्क है बड़ा, हर चीज बीच में मौजूद है बड़ी। बाहर वाली सरफेस को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, कि अंदर भी इसके ब्लैक है, लेकिन वो फिर डायग्राम नीट नहीं लग रही होती, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ बाहर की सरफेस शो करवाई है। जो रिएक्शंस होते हैं सॉलिड के, वो सरफेस के ऊपर होते हैं सिर्फ, क्योंकि अंदर रिएक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि बाहर वाले पार्टिकल मूव कर सकते होंगे, उनके पास एक रास्ता खाली होता है, लेकिन बाकी हर तरफ से सराउंड होंगे अंदर वाले, वो इतना मूव नहीं कर सकते। अब इसीलिए यहां पे क्या होगा, जितना भी रिएक्शन होगा वो इंटरफेस पे होगा। इंटरफेस आपने इसमें पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, कि जो चीज क्या होती है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में होती है, या रिएक्टेंट की वो चीज जो उसको रिएक्ट करवाती है, वो वाला एरिया उसका क्या होता है, सरफेस या इंटरफेस उसको कहते होते हैं। ठीक है, सरफेस की ये सिनोनिम की तरह का काम करता है, केमिस्ट्री में हम उसको इंटरफेस बोलते होते हैं। तो यहां पे देखें रिएक्शन जो होगा वो किस जगह पे होगा, उसकी इंटरफेस पे, और वहां पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सिर्फ इतनी सी जगह पे रिएक्शन होगा पार्टिकल के, बाकी रिएक्शन नहीं होगा। डायग्राम में देखते हैं यहां इस तरफ कि जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकरा भी रहे हैं, चिपक भी रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये देखिए पूरा ब्लैक एरिया है, लेकिन उसमें सिर्फ इतने से एरिया पे कांटेक्ट हो रहा है, इतना से एरिया एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। जब जुड़ रहा है इतना से एरिया, तो इतने से एरिया पे रिएक्शन होगा, बाकी रिएक्शन नहीं होगा। तो इतने एरिया पे ग्रीन प्रोडक्ट मैंने शो की हुई है। सेम यहां पे भी जितनी जगहों से ब्लू इसके साथ अटैच है, वहां पे रिएक्शन हो गया, वहां पे प्रोडक्ट बन गई है, और ये वाला एरिया अनरिएक्टेड रह गया है। तो ये प्रॉब्लम होता है इसके अंदर कि इंटरफेस पर रिएक्शन होते हैं, और फिर जब सारी इंटरफेस पर रिएक्शन हो जाता है, तो फिर उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है। उस रिएक्शन को आगे चलाने के लिए क्या करते हैं, उस रिएक्शन को आगे चलाने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाली सरफेस हो गई या यहाँ वाली सरफेस हो गई, उन पे रिएक्शन के लिए हम क्या एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं इधर, डिफ्यूजन का, कि रिएक्शन हो जाते हैं। इसको एक्सप्लेन करना है कैसे होता है। तो जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये डिफ्यूजन हो जाती है सरफेस के अंदर। डिफ्यूजन कैसे होती है, ये डिफ्यूजन की मैंने इलस्ट्रेशन शो की हुई है कि डिफ्यूजन होती है, ये दो पार्टिकल्स बनाए हैं मैंने, ब्लैक वाला वही पार्टिकल और ये ब्लू वाला पार्टिकल बनाया है। उसके अंदर बल्क के अंदर भी पार्टिकल्स मैंने शो कर दिए, इसके अंदर ब्लैक डॉट्स शो किए हुए और इसके अंदर ब्लू डॉट्स शो किए हुए हैं। अब क्या है बड़ा, जो ग्रीन कलर की है वही हमारे पास क्या है बड़ी, जो प्रोडक्ट है बड़ी। अब क्या होगा, इस इंटरफेस पे तो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब हम क्या देंगे, हाई टेम्परेचर दे रहे थे, तो हाई टेम्परेचर क्या करेगा, डिफ्यूजन की स्पीड को भी इंक्रीज करवा देगा। यहां से ब्लू पार्टिकल्स मूव करते करते, डिफ्यूज करते करते किधर आ जाएंगे, इधर आएंगे और इधर रिएक्शन कर लेंगे। इधर से ब्लैक पार्टिकल्स भी क्या होंगे, मूव करते करते किधर आ जाएंगे, इधर आएंगे और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, रिएक्शन कर देंगे। ठीक है, तो जब दोनों तरफ पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने दोनों के दरमियान में क्या बनाया, कुछ ग्रीन डॉट्स लगाए हैं। तो उसकी वजह क्या है कि रिएक्शन होता जाएगा, आखिरकार क्या होगा, ये सारा एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएगा। फिर भी बहुत कम यानी कि इसकी रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जितना हाई टेम्परेचर देंगे तब रिएक्शन होगा, लो टेम्परेचर पे ये वाला काम पॉसिबल नहीं है। तो यही इसका डिसएडवांटेज सबसे पहला था, कौन सा, कि ये हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और उसकी दो वजूहात थी कि एक सिर्फ इंटरफेस पे रिएक्शन होता है, और दूसरा कि डिफ्यूजन की जरूरत होती है हमें। तो इसकी वजह से हमें जिस हद तक मुमकिन हो हाईएस्ट तरीन टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि मेन डिसएडवांटेज है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन स्लो भी होते हैं, कि आपने देखा होगा वो जो ईंटें बना रहे होते हैं, वो कई दिन तक उसको पकानी होते हैं, तब जाके वो बनती है। तो उसकी वजह क्या होती है कि इस डिफ्यूजन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसको गर्म करते रहते हैं, काफी अरसे तक गर्म करते रहते हैं, तब जाके ये रिएक्शन अच्छी तरह पूरा होता है, पूरी डिफ्यूजन होती है। आते हैं एक और मेथड यहाँ पे होता है, सील ट्यूब मेथड। ये जो पहले हमने सिरेमिक मेथड में पढ़ा है, उसमें क्या था, वो ओपन सिरेमिक मेथड था कि बस हीट करते जा रहे हैं और आसपास जो ऑर्डिनरी एटमॉस्फेयर है। अब हमें वो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है
कि जिस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो, प्रेशर मेंटेन हो सकता हो या आसपास एयर ना आती हो, क्योंकि कुछ कंपाउंड होंगे जो एयर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, उसमें ऑक्सीजन भी अपना क्या करेगी, रिएक्शन शो कर जाएगी, कोई और प्रोडक्ट बन जाएगी। तो उसका हल क्या निकालते हैं, सील ट्यूब मेथड निकालते हैं। सील ट्यूब मेथड के अंदर क्या होता है, हम एक एवैक्यूएटेड ट्यूब लेते हैं कि जिसमें से क्या कर देते हैं, हम एयर को रिमूव किया हुआ होता है, वैक्यूम बनाया हुआ होता है, उसमें प्रोडक्ट्स को रखते हैं और रिएक्टेंट्स को रखते हैं और रिएक्ट करवा देते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब यहां पे क्या होगा, वो किन चीजों को रखते हैं जो अभी मैंने कहा सेंसिटिव टू एयर होती हैं या आसपास की मॉइस्चर से रिएक्ट कर सकती होती हैं उनको, या वोलेटाइल भी हो सकती हैं कि शुरू में रिएक्टेंट वोलेटाइल थे, आगे प्रोडक्ट उनकी क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, तो उस वक्त भी सील ट्यूब मेथड यूज करते हैं। मिसाल देते हैं यहाँ पे कि अगर रिएक्टेंट वोलेटाइल हो तो तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है सील ट्यूब मेथड। प्रिपरेशन ऑफ समेरियम सल्फाइड, समेरियम सल्फाइड के अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्शन किस तरह होता है, पहला इसमें जो हम नॉन वोलेटाइल जो चीज थी यानी कि जो वोलेटाइल था उसके लिए क्या कहते हैं, इन केस यहां पे अगर देखा जाए तो सल्फर जो होती है वो लो बॉइलिंग टेम्परेचर की होती है, कितनी होती है, 717 केल्विन पे आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब इस पे अगर आता है तो वो कहता है इवैक्यूएट करना होता है, हमने इसको एक ट्यूब के अंदर रखना होता है, क्यों, ताकि ये क्या उड़ ना जाए, उस ट्यूब को बंद कर देते होते हैं। 717 कितना होता है, ये 444 तकरीबन बनता है डिग्री सेल्सियस में, तो ये काफी कम टेम्परेचर है। जो हाई टेम्परेचर मेथड होते हैं इसमें कितना चाहिए था हमें, 500 से ऊपर का टेम्परेचर कम से कम चाहिए होता है। तो अब इसकी वजह से हम क्या करेंगे, ये बॉयल हो सकती है उससे 500 से ऊपर टेम्परेचर पे, ये और क्या होगी, रिएक्शन वैसा से उड़ जाएगी। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, एक ट्यूब जिसमें से ऑक्सीजन वगैरह निकाल दी जाए, कहीं ऑक्सीजन की वजह से ये जल के सल्फर ऑक्साइड ना बन जाए, तो वो करके उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन शो करवाएंगे। अब इसका रिएक्शन प्रोसीजर क्या होता है, रिएक्शन में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे समेरियम मेटल को किसके साथ, सल्फर के साथ, स्टोइचियोमेट्रिक पोर्शंस के अंदर मिक्स करके और हीट करेंगे कितने पे, 1000 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे, 1000 केल्विन पे हीट करेंगे। और कौन सी ट्यूब में, सिलिका ट्यूब में। सिलिका क्या होता है, सैंड की पिघली हुई फॉर्म को एक, अगर हम सॉलिड की फॉर्म मतलब एक बार सैंड को पिघला के उसका शीशा बना लें, उसके अंदर गर्म करते हैं, ठीक है, उसमें से एयर निकाल देते हैं, उसके अंदर रख के गर्म कर रहे हैं। वो पहले थोड़ा सा रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, अगला हमने काम करना है कौन सा, इसको दोबारा हीट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे, रगड़ के ऊपर से इंटरफेस को साफ करेंगे जिससे रिएक्शन हो चुका है। दोबारा रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, अगेन इसको हीट करेंगे कितने पे, 2300 केल्विन पे। टेंटिलम एक मेटल है बड़ी, उसकी ट्यूब बनाएंगे और उसके अंदर उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब इस बार उसको कैसे गर्म करेंगे, करंट पास करके गर्म करेंगे। करंट कैसे पास करेंगे, ये मैंने डायग्राम एक बनाई है इसकी, कि इसमें क्या करना है आपने, ये हमारे पास रिएक्टेंट रखा हुआ है किसके अंदर, वो सील्ड ट्यूब के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। सील्ड ट्यूब किस चीज की बनी हुई है, टेंटिलम की बनी हुई है, कि अब वो मेटल के बना के उसको कनेक्ट कर दिया हमने किसके साथ, हाई वोल्टेज के साथ। मेटल के अंदर रेजिस्टेंस होती है, सबको पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस होती है और जो सुपर कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस नहीं होती। तो अब क्योंकि मेटल है, कंडक्टर है, तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस अगर होगी तो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। अगर करंट बहुत ज्यादा गुजारा जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, इतनी होती है कि वो ट्यूब जो तारें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा जो सर्किट ब्रेकर होते हैं या फ्यूज होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब गर्म करते हैं, वो करंट बहुत ज्यादा गुजरता है, लिमिट से ज्यादा गुजरता है, तो वो तार क्या होती है, गर्म होके पिघल जाती है, टूट जाती है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस टेंटिलम ट्यूब को काफी मोटा बनाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, यानी कि जो उसकी दीवारें हैं वो थिक होंगी, ये सिर्फ हीट होगी और हीट होगी क्या होगी, गर्म हो जाएगी, रेड हॉट हो जाएगी। कब, जब इसमें से करंट गुजारेंगे, कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत हाई होती है, करंट इतना प्रेशर से, इतना हाई वोल्टेज से गुजरेगा कि इस ट्यूब के अंदर से गुजरते हुए वो क्या करेगा, यानी कि ये ट्यूब की दीवारों में से गुजरेगा और उनको गर्म कर देगा। जब करंट पास होगा तो क्या आहिस्ता आहिस्ता ट्यूब गर्म हो जाएगी, जैसे आपको नजर आ रहा है गर्म हो चुकी है इस वक्त तक ट्यूब। तो ये जब गर्म हो जाएगी ट्यूब तो दरमियान में जितनी भी चीज है उसके साथ क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। करंट पास करेंगे तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगी ट्यूब। जैसे क्या होता है, वो तो तारें होती हैं बिजली की, उनमें से करंट गुजारने से वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है। वो जो बल्ब होते थे पुराने जमाने में, उसमें भी होता था ना कि जो उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता था वो गर्म हो जाता था और रेड हो जाता था और चमकता था, ठीक है।
तो इससे वो क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट रिएक्ट कर देंगे और साथ क्या बन जाएगा, हमारे पास समैरियम सल्फाइड बन जाएगा। आते हैं हाई टेम्परेचर मेथड में कि अब हमने क्या करना है, सॉलिड के पार्टिकल को हमने ग्राइंड करके बारीक कर लेना है, मिक्स करना है अच्छी तरह। मिक्स करने का फायदा क्या होगा कि कुछ कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा, कि अगर पहले हमें 2000 डिग्री चाहिए होगा तो फिर हमें क्या होगा 1000 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा। तो अब इसका हल क्या किया हमने, पार्टिकल साइज को कम कर देंगे ताकि क्या हो, प्रेशर तो जो टेम्परेचर है हमें कम चाहिए हो। इसका पहला मेथड है स्प्रे ड्राइंग का, जिससे पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है। स्प्रे ड्राइंग में क्या करते होते हैं, रिएक्टेंट को डिसॉल्व कर लेते हैं किसमें, एक सॉल्वेंट के अंदर, और फिर उसको स्प्रे करते हैं फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, किसके अंदर, एक हॉट चैम्बर में। ये हमने रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व करके यहां से पंप के जरिए ऊपर लेके जाते हैं और इधर आगे एक जेट लगा हुआ होता है, नोजल जेट होती है, वहां से उनको स्प्रे कर देते हैं एक हॉट चैम्बर के अंदर। हॉट चैम्बर के अंदर क्या होगा, इतनी गर्म एयर होगी और ड्राई एयर होगी, जैसे ये नीचे ड्रॉप्स गिरेंगे बारीक बारीक, तो गिरते हुए वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसमें से वो जो सॉल्वेंट होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम यहां से रिमूव कर लेंगे वैक्यूम पंप से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल देखने में उसकी तरह मेथड लग रहा है, आपने जो बच्चे पढ़ा रहे होंगे मैट्रिक क्लास को, तो उसमें आपने पढ़ा होगा यूरिया का टॉपिक, प्रीलिंग वाला, केमिस्ट्री की बुक में आपने 10th में होगा, कि वहां पे आपने पढ़ा रहे होंगे कि जो यूरिया होता है उसके प्रेल्स बनाते होते हैं, टुकड़े बनाते होते हैं, कैसे उसको स्प्रे करते हैं और स्प्रे करके यहाँ पे क्या आ जाता है, वो उसको सुखा लेते होते हैं। यही काम यहाँ पे भी करेंगे, इतना बारीक स्प्रे होगा, वो तो यूरिया के ड्रॉप मोटे मोटे बनाते हैं, इसके बारीक स्प्रे होगा, जिससे क्या होगा, बहुत बारीक फाइन पाउडर बन जाएगा। ग्राइंड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ग्राइंड करते वक्त क्या होता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं कि ग्राइंडिंग जो होती है ज्यादा कॉस्ट लगती है उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाएगा और मिक्सचर ऑफ सॉलिड बन जाएगा फाइन पाउडर की फॉर्म में, जिसको हीट करेंगे और फिर वही प्रोडक्ट बनेंगे। उस पर आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, स्टील ट्यूब भी लगा सकते हैं मेथड, और कौन सा डायरेक्ट सिरेमिक मेथड भी लग सकता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एक और तरीका हमने यहाँ पे देखते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हम फ्रीज ड्राइंग करते हैं। फ्रीज ड्राइंग में क्या करना होता है, फ्रीज ड्राइंग में करते हैं हम रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व करते हैं सूटेबल सॉल्वेंट में, ताकि वो पहले मिक्स हो जाए, होमोजेनस हो जाए, फिर फ्रीज कर लेते हैं कितने पे, उसको लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर के ऊपर। तो रिएक्टेंट्स को मिक्स किया सॉल्वेंट में, उसको क्या किया हमने, ये सोल्यूशन बन गया, और फिर फ्रीज कर लिया। आपको पता है कि गर्म टेम्परेचर पे चीजें हल हो जाती हैं, ठंडे टेम्परेचर पे चीजें हल नहीं होती, और क्या बनते हैं, क्रिस्टल बना देती हैं। ये क्रिस्टल बनाने का तरीका कहीं आप अपने एफएससी को अगर कहीं पढ़ा रहे हैं तो वहां पे भी आपने देखा होगा, क्रिस्टल बनाने का तरीका क्या था, पहले सोल्यूशन बनाते हैं, उसको गर्म करते हैं, सुपर सैचुरेटेड बनाते हैं, और फिर उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने पे क्रिस्टल बन जाते हैं। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इसको पहले सोल्यूशन बना लिया, मिक्स हो गए, और फिर ठंडा किया, ठंडा करने से क्या होगा, वो सारा रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो यहाँ पे मैंने क्रिस्टल उसके बना दिए और साथ क्या किया, मिक्स कर दिया, कि पहले जो ब्लैक और ब्लू था वो एक दूसरे के साथ मिक्स आसानी से नहीं हो सकता था कि सॉलिड फॉर्म में हो, लेकिन लिक्विड फॉर्म में लाके हमने उसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर दिया, अच्छी तरह होमोजेनाइज कर दिया। ब्लैक और ब्लू जो है मैंने अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करके बना दिए हैं। इसके अंदर दरमियान में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगी, यहाँ पे कुछ रेड पार्ट नजर आएगा कि वो जो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको वैक्यूम पंप के साथ अटैच करेंगे और इसमें से सारा सॉल्वेंट खींच के निकाल लेंगे। बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, पाउडर फॉर्म बन जाएगी या बहुत स्पॉन्जी मटेरियल बन जाएगा। इसकी मिसाल आप यूं भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करती होती है, लिक्विड नाइट्रोजन चीजों को अंदर से सारा मॉइस्चर हर चीज रिमूव करवा देती है, और फिर क्या होता है, उसकी वजह से वो चीजें इतनी ज्यादा ब्रिटल हो जाती हैं कि हीट करने से टूट जाती हैं, ठीक है। तो इसको हीट करेंगे तो बहुत आसानी से ये बारीक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइन पाउडर बन जाएंगे या पोरस पाउडर का मटेरियल बन जाएगा। तो इससे भी क्या होता है, रिएक्शन करने में बहुत आसान, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास प्रीकर्सर मेथड। प्रीकर्सर मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कंपाउंड को डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लेते जिसको रिएक्ट करवाना है, बल्कि उसका कोई प्रिकर्सर ले लेते हैं। उसका नाइट्रेट ले सकते हैं, उसका कार्बोनेट ले सकते हैं, उनको हीट करते हैं, हीट करके क्या करते हैं, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे। एक मिसाल आपने पढ़ी हुई होगी, मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 रिमूव हो जाती है,
जब CO2 रिमूव होगी, गैस बीच में से निकल जाएगी और बाकी जो खाली जो पोरस मटेरियल बचेगा उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा, बड़ा आसानी से हो सकता है कि उसके अंदर सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्पीसी होगी कौन सी, जो हमने हमारे पास गैसियस स्पीसी रिमूव हो जाएगी और उससे क्या होगा, जो पाउडर बचेगा वो बहुत ज्यादा फाइन रिएक्ट होगा और रिएक्शन बड़ी तेजी से शो करेगा। जितने बारीक पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा सरफेस होगी रिएक्ट करने के लिए और रिएक्शन तेज हो जाएगा। वो प्रेसिपिटेशन मेथड क्या होता है, प्रेसिपिटेशन वो जो पहले वाला टॉपिक अभी हमने पढ़ा इससे पिछली स्लाइड के ऊपर, वहां पे हमने क्या किया था, सॉल्यूशन बनाया था, उसको ठंडा किया था, उसमें से क्या किए थे, क्रिस्टल्स बना के अलग कर लिए थे। सेम वही काम करेंगे को प्रेसिपिटेशन में। को प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट को रिएक्ट कर डिसॉल्व कर लेते हैं हम किसके अंदर, किसी भी सॉल्वेंट में, प्रेसिपिटेट कर लेते हैं सिर्फ कम, थोड़ा सा कम टेम्परेचर करके। अब यहां भी क्या होता है, प्रेसिपिटेट करने के बाद उस टेम्परेचर में क्या था, बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ रहा था, कितने पे 77 केल्विन पे करना पड़ रहा था। जबकि यहाँ पे कितना होगा, कुछ थोड़ा सा कम करेंगे प्रेसिपिटेट बना के, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होगी इतनी ज्यादा, तो इनको डिसॉल्व करके फिल्टर प्रेसिपिटेट करके निकाल लेते हैं किसकी फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में, सिट्रेट्स, ऑक्सिलेट्स या फॉर्मेट्स की फॉर्म में। फिर उसको क्या करेंगे, ड्राई करके हीट करना शुरू करेंगे और फिर वही रिएक्शन आगे जो सिरेमिक मेथड्स लगा सकते हैं हम इसके ऊपर, कोई सा भी मेथड। लेकिन ये वाले जो मेथड है ये क्या थे, ये असल सिंथेसिस के साइड मेथड हैं कि जो उनकी प्रिपरेशन में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक और मेथड की तरफ, सोल जेल मेथड की तरफ। इंपॉर्टेंट 3 है, बड़ा इतना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने वहां जो आपकी सिलेबस आउटलाइन है उसमें सोल जेल मेथड के साथ क्या किया हुआ है, उन्होंने ब्रैकेट में अलग से लिखा हुआ है कि सिंथेसिस तो आपने याद करनी ही है, लेकिन उसमें से सोल जेल मेथड को सबसे ज्यादा एम्फेसिस करना है उस पे। क्या मेथड होता है, इन दिस मेथड सोल को प्रिपेयर करते हैं और फिर सोल को जेल में कन्वर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको हीट ट्रीट करते हैं, वो जो सिरेमिक या कोई से भी और मेथड पे लगा सकते हैं, यानी कि ये भी प्रिपरेटिव मेथड हो गया उसका। सोल क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म बनाने के लिए जेल, जेली लाइक मटेरियल होता है और फिर उसको आगे सॉलिड से रिएक्ट करवा देते हैं। ये देखें डायग्राम में कि पहले डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है, बड़ी बहुत दूर दूर पार्टिकल है, जेल में वो थोड़े करीब आ गए और फिर आगे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। सोल क्या होता है, कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स होता है किसमें, लिक्विड के अंदर, ठीक है। कोलाइडल सस्पेंशन का मतलब कि ये सोल पार्ट क्या होगा कि अच्छी तरह डिसॉल्व होके होमोजेनस मिक्सचर बना हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है बड़ी कि जो पेंट होता है, पेंट होमोजेनस होता है या हेट्रोजीनस होता है, पेंट होमोजेनस होता है ना, क्योंकि वो एक जैसा नजर आ रहा होता है। लेकिन नहीं, हम वहां पे जब पढ़ाते हैं मैट्रिक की बुक में क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, आपने पढ़ाया भी होगा कि ये जो पेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे चीजें यूज करेंगे जो क्या होंगी, सस्पेंशन फॉर्म में तो होंगी लेकिन देखने में वो एग्जैक्ट क्या लगेगा, सोल्यूशन लगेगा कि बिल्कुल वो एक जैसा, सारी की सारी जो होगी कंपोजिशन उसकी एक जैसी नजर आएगी। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे करेंगे वो क्या होगा, जेल में होगी। जेल क्या होगी, सेमी रिजिड सॉलिड होता है कि जब वो सॉलिड की तरफ कन्वर्ट हो चुका है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट लग चुकी है। अब उस अरेंजमेंट के बाद क्या करेंगे, हम उसके जो फ्रेमवर्क में जिसमें कन्वर्ट हो चुके हैं उसको वहीं पे हीट करेंगे और उसी शेप के अंदर वो क्या होगा, चीज कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका जेल का फायदा क्या होगा, हमने जो शेप बनानी होगी उस शेप में लाके और फिर जैसे उसको हीट करेंगे वो उसी शेप का मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। कि अगर वो जैसे अपने कोई गिलास बनाना हो या उसके हमने कोई बॉक्स बनाना हो तो वो पहले उसको जेल फॉर्म में बॉक्स की जो शेप देके और फिर उसको डायरेक्ट हीट करेंगे और फिर क्या होगा, वो उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे हमने देखा ऊपर डायग्राम में भी पीछे 2 स्टेप थे, सोल बनाना था, जेल बनानी थी और फिर उसको हीट करना था। तो सोल के कैसे बनाते होते हैं, सोल को प्रिपेयर करते हैं हम सुटेबल लिक्विड में डिसॉल्व करके, सुटेबल सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें डिसॉल्व करते हैं। और जो सोल होती है वो सिंपली क्या होती है, डिस्पर्सल होती है, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड की, कि इनसॉल्युबल सॉलिड को डिस्पर्स कर देना है कि सॉल्यूशन बन जाए तो वो तो फिर को प्रेसिपिटेशन हो जाएगी ना, कि उसमें से अगर सॉलिड निकालना हो। तो ये जो सोल जेल मेथड है ये ज्यादातर जो ट्रू सेंस में जो बात होगी वो किस पे होगी,
सस्पेंशन की बात हो रही होगी कि सोल जो है यहाँ पे वो क्या है, ऐसा सस्पेंशन जो देखने में किसकी तरह लग रहा है, सोल्यूशन की तरह लग रहा है, देखने में होमोजेनस है, पार्टिकल्स इतने बारीक इतने होमोजेनाइज हो चुके हुए हैं कि वो सोल्यूशन लग रहा है। तो इतना डिस्पर्स कर देंगे, तो जो वर्ड है डिस्पर्सल वो क्या है, इतना सादा वो डिस्पर्स हो कि वो सोल्यूशन लगे। नेक्स्ट आते हैं कि दिस सोल जो होता है इधर ट्रीटेड और सिंपली लेफ्ट टू फॉर्म ए जेल, कि सोल को क्या करते हैं हम, या तो किसी और चीज से रिएक्ट करवाते हैं जिससे वो जेली में कन्वर्ट हो जाए, जेल में कन्वर्ट कर जाए, या फिर उस सोल का खुद ही कोई रिएक्शन टाइम होता है जिसमें वो क्या होता है, उस सॉल्वेंट से रिएक्ट करके क्या बन जाता है, जेल में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर क्या करते हैं, उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, उसको सुखाना शुरू कर दें और फिर भी क्या हो, वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब जेल में कन्वर्ट हो जाएगा फिर क्या करेंगे, हम इसको आगे हीट करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। उसके आगे कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं हम, वो जो सिरेमिक का था या सील ट्यूब मेथड वाला था। माइक्रोवेव सिंथेसिस क्या होती है, माइक्रोवेव सिंथेसिस, अब इसमें ये हीटिंग का एक टेक्निक है बड़ी, जिसमें वो पहले हमने हीट किया था वो डायरेक्ट हीटिंग से था, फिर हमने ट्यूब्स के अंदर आके हीट किया। अब हम क्या करेंगे, उसको माइक्रोवेव में रख के हीट करेंगे। माइक्रोवेव में हीट करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे कि दिस पर्पस हम एक कंपोनेंट जो होगा रिएक्शन मिक्सचर का, उसको क्या होना चाहिए, माइक्रोवेव एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोवेव वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा कि वहां पे जो माइक्रोवेव जो होता है हीट करने का तरीका, आपने फोर्थ सेमेस्टर की एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो माइक्रोवेव होता है उसमें हमने गैस और लिक्विड की माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ा था कि माइक्रोवेव खाने को क्या करता होता है, हीट करता है, उसकी जो रोटेशनल जो मूवमेंट होती है उसको इंक्रीज करवा देता है या ट्रांसलेशनल मूवमेंट को इंक्रीज करवा देता है, जिससे क्या होता है, जब स्पीड ज्यादा होगी पार्टिकल की तो हीट भी उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, तो मूव नहीं कर सकते तो कैसे हीटिंग होगी, दो तरह के मेथड है यहाँ पे। पहला मेथड है कंडक्शन हीटिंग। माइक्रोवेव क्या करेगा, अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है, मौजूद है, अगर चार्ज पार्टिकल मौजूद है तो क्या करता है, वो फ्री मूव कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसके केस में, मेटल्स हैं बड़ी कोई, मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। अगर माइक्रोवेव जो रेडिएशन होती है वो उसके ऊपर आ रही है, अपना माइक्रोवेव फील्ड उसके ऊपर अप्लाई कर रही है, तो जो वो पार्टिकल्स होंगे, फ्री पार्टिकल्स, वो मूव करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो क्या होगा, उनकी जब टकराएंगे आसपास की चीजों के साथ, जो वो पार्टिकल्स के साथ अपने जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं उनसे टकराएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, वहां पे हीट बनना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो माइक्रोवेव के अंदर क्या कहते होते हैं, हम कहते हैं, हम वो नहीं रखते होते जो स्टील की चीजें या मेटालिक चीजें, क्यों कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे होंगे वो क्या करेंगे, अपना एक और फील्ड बनाने लग जाएंगे जो माइक्रोवेव के फील्ड को खराब कर देगा। तो ये जो माइक्रोवेव सिंथेसिस में हम स्पेशल जो माइक्रोवेव है वो यूज करते हैं, जो क्या करता है, अपने फील्ड और इसके फील्ड के साथ इंटरफेरेंस नहीं होने देता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज पार्टिकल मूव होंगे, मूवमेंट से हीट बनना शुरू हो जाएगी। दूसरे तरीके की हीट कौन सी होती है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है, कि अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं बीच में, उनमें क्या हो, पे वो डायरेक्ट चार्ज ना हो, उनके ऊपर चार्ज पार्टिकल फ्री मूविंग ना हो, बल्कि क्या हो, सिर्फ उसमें पार्शियल चार्जेस हो और वो एक ही जगह पे फिक्स हो। तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको ऐसे तरीके से, जो माइक्रोवेव का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, उसको ऐसे तरीके से घुमाता है कि वो क्या होता है, उसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, वो डाइपोल दूसरे तरीके से घूमना शुरू हो जाते हैं, रोटेशंस होने लग जाती हैं, और उसकी वजह से भी क्या होता है, हीट बनती है, जिसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। नेक्स्ट आती है कंबस्टन सिंथेसिस। कंबस्टन सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें ये भी हीटिंग का एक मेथड, जैसे हमने माइक्रोवेव हीटिंग पढ़ी है, उसमें क्या होता है, आल्सो नोन एज सेल्फ प्रोपेगेटिंग हाई टेम्परेचर सिंथेसिस। सेल्फ प्रोपेगेटिंग क्या होती है कि वो खुद ब खुद आगे चलती जा रही होती है। मिसाल के तौर पे आपने वो पटाखे देखे होंगे कि अगर इस तरह के वो होते हैं, वो इस तरह लंबी सी एक चेन होती है, उसके एक साइड के ऊपर हम यहाँ से उसको आग चलाते हैं और वो यहाँ से चलते जाते हैं, मुसलसल चलते 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 यहां तक वो चलता जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पटाखे जा रहे होते हैं वो क्या होता है कि एक तरफ से चलना शुरू किया और फिर वो सेल्फ प्रोपेगेटिंग है, खुद ब खुद आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मेथड को क्या कहते हैं, कंबस्टन सिंथेसिस कहते हैं, कि एक तरफ से जलाना शुरू करेंगे
वो जलता जाएगा और आगे रिएक्शन होता जाएगा, पीछे प्रोडक्ट बनती जाएगी और आगे वो आग चलती जाएगी। तो इसके लिए इतना हाई टेम्परेचर चाहिए कि आग मुसलसल आगे चलती रहे, रुक ना जाए रिएक्शन कहीं। कंबशन सिंथेसिस जो होती है डेवलप हुई थी अल्टरनेटिव राउट किसके, सिरेमिक मेथड के। इसकी में एक बार हीट दी और रिएक्शन अपनी हीट से खुद ब खुद आगे चलना शुरू हो जाए फिर। तो इसको क्या था कि सिरेमिक मेथड में खुद हीट देते रहना पड़ती थी, लेकिन अब इसमें क्या होगा, एक बार हीट देकर रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, आगे क्या होगा, रिएक्शन अपनी हीट की वजह से ही क्या होगा, खुद ब खुद आगे चलता जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है कि दिस प्रोसेस यूजुअली इज हाईली एक्सोथर्मिक, और साथ क्या हो सकता है, अगर इवन एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ प्रोपेगेटिंग है, वो खुद भी चलना है उसने अपनी हीट की वजह से। अगर उसको अपने आगे चलाने के लिए हीट ही ना मिली तो वो क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए इस मेथड को इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होना चाहिए, इतना ज्यादा हीटिंग होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए कि अपनी हीट से ही वो रिएक्शन को आगे चला सके, स्पॉन्टेनियस हो जाए। नेक्स्ट है इसके बाद कि इट हैज बीन यूज्ड टू प्रिपेयर के मैनी रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स इंक्लूडिंग ऑल्सो बोराइड, नाइट्राइड्स, इन सब चीजों को बनाने के लिए काम आता है। हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर मेथड, हाई प्रेशर मेथड कौन से होते हैं? हाई प्रेशर मेथड में सबसे मशहूर मेथड जो आपके वो सिलेबस आउटलाइन में लिखा है वो कौन सा है, हाइड्रोथर्मल मेथड है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। तीन तरह के जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे मेथड्स हैं। हाई सॉल्वेंट प्रेशर मेथड है बड़ा, कि जिसमें हम सॉल्वेंट को लेते हैं और उसको बहुत हाई प्रेशर से अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर, जिससे क्या होता है वो रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाते हैं उसके साथ, जिसको क्या बोलते होते हैं हम, हाइड्रोथर्मल मेथड बोलते होते हैं। कि मोस्ट केसेस में हम उसमें वाटर हीट के लिए यूज करते हैं कि वाटर जो होता है वो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। कब? जब वो क्या हो, स्टीम फॉर्म में हो, कि उसकी आपने पढ़ा होगा हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हीट हो सकता है। दूसरी चीज हाई प्रेशर ऑफ रिएक्टिव गैसेस, कि कोई गैस ऐसी लें जिसने रिएक्ट करना हो, वो हाई प्रेशर पे दें जो क्या करे, आगे रिएक्शन कर दे। जैसे यहाँ पे हमने वाटर लिया ना हाइड्रोथर्मल मेथड में, कि उसमें क्या था, वाटर उसको हाई प्रेशर देगा गैस की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में। अब वाटर के बजाय कोई गैस है जो हम वाटर की जगह पे यूज कर रहे हैं, वो अगर यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, तब भी रिएक्शन शो करेगी। डायरेक्टली अप्लाइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन सॉलिड, हम एक और तरीका कर सकते हैं, सॉलिड्स को रख के, दो सॉलिड्स को रख के ऊपर से हम क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें, कौन सा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, आपने सुना होगा हाइड्रोलिक सिस्टम सुने में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, कि जिसमें लिक्विड होता है और वो उसको प्रेस करने से क्या करता है, वो प्रेशर डेवलप करता है। तो हम क्या करेंगे, उस तरह की हाइड्रोस्टैटिक क्या करेंगे, डिवाइसेस यूज करेंगे जो सॉलिड को हाई प्रेशर पे क्रश कर दिया करेंगी। लेकिन मेन मेथड हम कौन सा डिस्कस करेंगे, हाइड्रोथर्मल मेथड को यूज डिस्कस करेंगे यहाँ। हाइड्रोथर्मल मेथड क्या होता है? हाइड्रोथर्मल मेथड में इन्वॉल्व करते हैं, हीट करते हैं रिएक्टेंट्स को, किसके साथ, वाटर के साथ, किसमें, एक क्लोज वेसल के अंदर, जिस वेसल का नाम क्या होता है, ऑटोक्लेव होता है। ठीक है, ऑटोक्लेव क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो क्या होती है, स्टील की बनाई होती है, थिक दीवारें होती हैं उसकी, फिट कर देते हैं उसमें सेफ्टी वाल, क्योंकि प्रेशर बन रहा है तो प्रेशर कहीं अगर लिमिट से ऊपर हो गया तो वो फट सकती है। तो हमें प्रेशर नजर आता रहे कि कहीं लिमिट से ऊपर तो प्रेशर नहीं हो गया, और अगर हो गया तो उसमें सेफ्टी वाल उसको क्या करेगा, प्रेशर को रिलीज करवा देगा। जैसे प्रेशर कुकर में क्या होता है, अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उसको हम खोलते तो नहीं है ना, पहले उस पर से सीटी हटाते हैं, प्रेशर रिलीज होता है, फिर उसको ओपन करते होते हैं। तो ये सेफ्टी वॉल्स क्या करेंगे, उसको पहले प्रेशर को कम करेंगे, फिर हम उसको खोल लिया करेंगे वेसल को। और क्या होता है, मे बी लाइन विद नॉन रिएक्टिव मटेरियल सच एज टेफ्लॉन, क्योंकि रिएक्शंस कर रहे हैं। टेफ्लॉन क्या होता है, वो जो नॉन स्टिक चीजों के अंदर लगा हुआ होता है। तो जब नॉन स्टिक चीजों को हम वहां पे क्या करेंगे, रखेंगे, यूज किया होगा दीवारों को, तो उनको साफ करना आसान होगा। जो कंटेनर है ना, जैसे नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं, उनको साफ करना बड़ा आसान काम होता है, कि उसमें जितना खाना पकाएं अगर वो जल भी जाए तो कोई मसला नहीं होता है, सिर्फ उसको अगर सिर्फ पानी भी मार रहे हैं तो वो क्या होता है, साफ हो जाता है, रगड़ने की जरूरत नहीं होती। टेफ्लॉन वाली जो कोटिंग होती है, डायग्राम मैंने साइड पे बना दी है इसकी, और उसमें क्या है, इस तरह का किसी भी शेप की हो सकती है ऑटोक्लेव। एक बंद कंटेनर होता है जिसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, ये मैंने प्रेशर स्केल लगाई हुई है जो हमें बताती रहेगी प्रेशर कितना हो गया है। ठीक है, इसी के साथ हम सेफ्टी वॉल इसके अंदर लगे हुए होते हैं। जब प्रेशर एक लिमिट से ऊपर होगा, हम यहाँ से वॉल खोल देंगे और प्रेशर वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनलेट से हम इस में वो जो रखते हैं सॉलिड रख देते होते हैं,
सिस्टम हीटिंग सिस्टम नीचे लगा देते हैं, इसके साथ स्टील कंटेनर होता है बना हुआ, और इसके अंदर वाटर को फिल करके उसको क्या कर देते हैं, इतना हीट करते हैं कि वो क्या बन जाता है, सुपर हीटेड वाटर बन जाता है। ठीक है, सुपर हीटेड वाटर देखते हैं क्या होता है आगे पे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये जो ऑटोक्लेव होती है, ये मोस्ट केसेस में जो मैंने देखी हुई है वो तो उसमें यूज कर रहे होते हैं ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बैक्टीरिया मारने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं हम, ये ऑटोक्लेव में रख के उनको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने कोई सिंथेसाइज करना मटेरियल तो तब भी इसके अंदर रख के क्या होता है, सिंथेसिस हो सकती है। ओरिजिनल हाइड्रोथर्मल मेथड इन्वॉल्व करता है हीटिंग क्लोज वेसल की, कौन सी, ऑटोक्लेव, ये हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा है। ऑटोक्लेव के अंदर जब हीट करते हैं तो प्रेशर बनता है, और वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। कि एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर प्रेशर होगा तब जाके बॉयल होगा। तो यहाँ पे वाटर क्या रहेगा, वाटर फॉर्म में रहेगा, और अपने टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर का 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट होकर गैस बन जाता है। लेकिन अब वो 100 डिग्री पे गैस नहीं बनेगा, बल्कि 100 डिग्री से ऊपर भी क्या होगा, वो लिक्विड ही रहेगा। तो ये तकरीबन 500-600 डिग्री टेम्परेचर तक वो क्या करता है, पानी को हीट कर सकते होते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या होता है, सुपर हीटेड वाटर इसको बोलते होते हैं, कि जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक हीट हो सकता है। ठीक है, तो 500 डिग्री सेल्सियस तकरीबन उसके थोड़ा सा ऊपर तक हम टेम्परेचर कर सकते हैं इसका वाटर का। एडवांटेज क्या होते हैं इस मेथड के, ये पहली चीज कम टेम्परेचर इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रेशर दे देंगे तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को हम खुद पकड़ के एक दूसरे के करीब ले आएंगे, जिससे रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड जो होते हैं कौन सी, अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट के बना सकते होते हैं, जो स्टेबलाइज हो जाते हैं किसके साथ, रेज ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर के साथ, कि दोनों तरीके से हम उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। तीसरा मेथड क्या, इट इज यूज्ड इन मेटल ऑक्साइड सिस्टम। मेटल ऑक्साइड सिस्टम के अंदर कैसे यूज करते हैं, कि जो पानी में हल नहीं होते थे नॉर्मल प्रेशर पे, ज्यादा प्रेशर देके उनको हल करवा देंगे, तब भी क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, एप्लीकेशन होती है इसकी, वेरियस जियोलाइट्स बना सकते हैं हम इससे। जियोलाइट मटेरियल्स होते हैं कौन से, जो इस तरह के होते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा, जो फिल्टर होता है, पानी का फिल्टर होता है, उसमें जो आपने देखोगे 3 कंटेनर वाला फिल्टर होता है, उसमें व्हाइट कलर का मटेरियल होता है जो वो हार्डनेस को रिमूव कर रहा होता है या और चीजों को रिमूव करता है, उनको जियोलाइट कहते हैं। वो बारीक जाली की तरह पोरस मटेरियल होता है। सिंथेटिक डायमंड्स बना सकते हैं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो यहां तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। नोट्स जो मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं उनको डाउनलोड करके वहां से इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। वहां पे मैंने इसके अलावा बाकी जो फर्दर डिटेल लिखी हुई है वो भी आपने इसमें से प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, तो बाकी आपने लेजेंड कॉलेज की जो पेज है उसके ऊपर विजिट करना है, और वहां से जितने बाकी लेक्चर्स हैं उनको भी लाजमी देखना है।